बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी का देखा है, इनहेबिटर ऑफ रिस्पिरेटरी चेन। और जब मेरा सेकेंड ईयर का था ना बायोकेम का वाइवा, तो एक्सटर्नल ने मुझसे इनहेबिटर्स सुने थे रिस्पिरेटरी चेन के। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि पहले से ही निमोनिक बना रखे थे, ठीक है। उसी लिहाज से मुझे सुनाता गया। तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन था मेरा ना। बताने का मकसद ये है कि मुझे ये थोड़ा सा अच्छा आता है टॉपिक, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे भी किसी का अच्छा, पहली वीडियो में मैंने बायोएनर्जेटिक्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिसे चाहिए वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसके अंदर जाकर देख ले, ठीक है। अभी मैं ईजीएस्ट वे में आपको इतने प्यारे निमोनिक से बताऊँगा कि आपको सारी उम्र मैं कहता हूँ नहीं भूलेगा, अगर बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले तो है ना, आपको बताना चाहिए कि रिस्पिरेटरी चेन के जो है ना वो कंपोनेंट्स वो कहाँ पे होते हैं। तो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ, ठीक है, कि एक बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो रिस्पिरेटरी चेन के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसे ही है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये देखें, ये हमारे पास होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है। फिर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये वाला सारे का सारा मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर वो उनका अपनी जो है ना वो न्यूक्लियस वगैरह होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का जो भी मैट्रिक्स, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसी निमोनिक्स को याद रखते हुए मैं यहाँ आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये सपोज करें मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ये वाला अंदर वाला सारे का सारा ये, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ना इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका ये लिख देता हूँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये वाली सारे की सारी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको चलो इस मार्कर से लिखते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ओके हो गया। मतलब ये वाली जो ब्लू में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली, यही स्कीम आपने, या ये बस सॉरी, ये वाली, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस है। अब मैं अगर एक मिनट मुझे यहाँ लाइन लगाने दें, जस्ट वेट अ वाइल, क्योंकि इस तरह आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप इस तरह बना लेंगे ना तो बड़े मज़े का आपको याद रह जाएगा ये। बाकी आपने अपनी जो बायोकेम वाली बुक है ना उसके अंदर से देख लेना है, ठीक है। आपको मसला नहीं होगा। हमारे पास जो रिड्यूसिंग कंपोनेंट है ना, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, दो ही कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास आ जाता है NADH, ठीक है। नंबर दो पे कौन सा होता है, FADH2, ठीक है। ये दो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट थे, ठीक है। यहाँ से क्या, इन रिड्यूसिंग एजेंट का कहाँ काम है, दूसरों को रिड्यूस करना, मतलब दूसरों को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 कम्प्लेक्स हैं। एक पांचवा कम्प्लेक्स जो होता है ना वो पंप होता है, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले NADH ने किसके पास जाना है, कम्प्लेक्स 1 के पास, ठीक है। NADH से जो है ना रिड्यूस किसको करना है, इसने कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। इसके पास जाना है। फिर यहाँ से जो थे ना वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, जो को इंजाइम Q है ना हमारे पास, को इंजाइम Q। ये आपने FSC फर्स्ट ईयर का जो है ना वो चैप्टर 11 वाला, उसके अंदर आपने सारे का सारा पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसे भी रिकॉल करें। को एंजाइम Q के अंदर जो है ना वो इसने क्या करना है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गया। सेम इसी तरह FADH2 ने जो है ना इसने किसके पास जाना है, मैं ब्लैक मार्कर से या ब्लू से ही बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। FADH से जनाब 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इसने कॉम्प्लेक्स 1 के पास किया था, इसने कॉम्प्लेक्स 2 के पास आ जाना है। कॉम्प्लेक्स 2 को इसने रिड्यूस कर देना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 ने फिर वही अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो को एंजाइम Q को दे देने। मतलब कि
कॉम्प्लेक्स टू ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से कॉम्प्लेक्स टू के पास, कॉम्प्लेक्स टू से 2 इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू के पास आ जाएंगे पहले। अब कोएंजाइम क्यू के पास जब इलेक्ट्रॉन आओगे तो इसने किसके पास जाना है, कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। ठीक है, पहले भी सिंपल सा आप सीधा सीधा रिएक्शन देख लें ताकि बनाने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, होप सो फोकस्ड हो यार। ओके ठीक है, कोएंजाइम क्यू से कहाँ पे जा रहा है, वही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास आ जाते हैं थ्री, उसके पास आ गए। कॉम्प्लेक्स थ्री से किसके पास इसने जाना है, साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी के पास ये जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ही ट्रांसफ़र होने हैं हर जगह। ठीक है, साइटोक्रोम सी से किसके पास आने हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री भी हो गया साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स फोर के पास, कॉम्प्लेक्स फोर के पास। ठीक है, आप सोच रहे हो कि प्रोटॉन पंप किधर गए हैं, वो भी मैं एंड पे आपको बताता हूँ, पहले आप ये सिंपल पाथवे समझ लें। कॉम्प्लेक्स फोर के बाद जनाब हमारे पास जो लास्ट वाला आ जाएगा ना वो होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइव, जो कि एटीपी पंप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फाइव को अगर मैं ईजीएस्ट वे में बनाऊँ ना, ठीक है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, उसके ऊपर फिर वो क्या होता है, F1 और F0 जो होता है ना वो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वो घूमता है पंप, तो जिसकी वजह से ADP जो होता है ना वो ATP में कन्वर्ट होती है। ये इस तरह करके मैं अगर मैं पंप बना दूँ, मतलब कुछ यूँ करके होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो होता है ना वो उसका F1 पार्टिकल होता है। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे उसका कंपोनेंट होता है F0। ये सारे का सारा F0 है, और बाकी ये जो रह जाता है वो हमारे पास होता है ना, कौन सा कंपोनेंट है, F1। ये F1 कंपोनेंट, इसके बाद बीटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि ये वाला होता है F0 कंपोनेंट, जो कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स में F1 है। ये 1 नंबर जो है ना वो मैट्रिक्स के अंदर होगा, यूँ याद कर लो। सॉरी यार, यहाँ पे एक तो फोकस का मुझे मसला आ रहा है, ये अब ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, F1 जो होता है ना वो मैट्रिक्स के अंदर, जबकि F0 जो होता है ना वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास आ गया है। यहाँ पे इसका काम क्या है, इसने ADP को किस में अंदर कन्वर्ट कर देना है, ATP के अंदर। यही काम है ना। अब मैं आपको सारे का सारा पंप रह गया हमारे पास। देखो, जब NADH से जो है ना वो कॉम्प्लेक्स वन की तरफ जो है ना यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए किसकी तरफ, वो एंजाइम क्यू की तरफ। तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो इस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से 4 जो प्रोटॉन है ना, मतलब यहाँ से मैट्रिक्स से 4 हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह लें, वो सीधा मैट्रिक्स से किसके पास, इंटरमेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस था, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, यूँ 4 एंड ओके हो गया। तो यहाँ पे आ गए 4 हाइड्रोजन पंप से 4 हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आ गए। उसके बाद यहाँ से भी कोएंजाइम क्यू ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन वही ट्रांसफ़र कर लिए। को इसकी एनर्जी बहुत कम है, ये देखो इसका लंबा पाथ है, एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है प्रोटॉन पंप के पास से। ठीक है, ये मतलब FAD है जो ये वीक है, ये सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना कोएंजाइम क्यू को बड़ी मुश्किल से दे सकता है, लेकिन इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। जो ट्रांसफ़र करते हुए इस वजह से प्रोटॉन पंप चल गया और उसने 4 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। फिर क्या होगा, कोएंजाइम क्यू जब जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थ्री को ट्रांसफ़र करेगा। ये देखो, कोएंजाइम क्यू ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वाले किसको ट्रांसफ़र किया, कॉम्प्लेक्स थ्री को। ऐसे ही है ना, तो फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मज़ीद जो है ना वो कॉम्प्लेक्स जो है ना यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। मतलब अगर मैं यहाँ पे बना ही दूँ, बल्कि यूँ कर लें आप। ठीक है, कोएंजाइम क्यू से कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ जब आए तो 4 हाइड्रोजन मज़ीद जो है ना वो कहाँ तक आ गए, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आ, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, अभी 2 और इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ वही 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूँ, यहाँ भी 2, वही 2 इलेक्ट्रॉन आगे आगे ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। तो जब साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ आएगा ना, ठीक है,
तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है ना वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, प्रोटॉन। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक बात ये होगी, टोटल कितने आप गिन लें इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर, 4 4 8 और 2, मतलब 10 हमारे पास जो होता है ना वो टोटल प्रोटॉन्स जो होता है ना वो आ गए हैं, ठीक है। 10 टोटल हमारे पास प्रोटॉन जो थे ना वो बैठक से इंटरमीडिएट स्पेस में। यार मैं इसलिए ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए ये। बाकी आप वीडियो को तेज़ करके भी शख्स देख लें अगर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है कंसेप्ट। अब कम्प्लेक्स 4 पे जनाब जो है ना वो अगर यहाँ पे क्या कर दूँ, आपने देखा होगा कि 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और 1/2 ऑटो बुक के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, ये मिल के आपस में क्या बना देते हैं, वाटर का मालिक्यूल, मतलब H2O जो है ना वो निकल आता है बाहर। इसी तरह है ना एंड पे रिस्पिरेटरी चेंज को एंड पे अगर देखें तो वाटर का मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1/2 बाहर से आके वहाँ पे H2O बना देना था। बाकी रहेगा कम्प्लेक्स 5। कम्प्लेक्स 5 ने सिंपल क्या करना है, ये इसकी 2 डोमेन होती हैं, F0 डोमेन, ठीक है, और F1 डोमेन, ठीक है। ये रिसीव करता है और ये क्या करता है, ये जिस तरह होती है ना मोटर, वो जूं जूं करके घूमती है, तो ये इसी तरह वो घूमेगा, एडीपी को क्या करवा देगा, एटीपी में कन्वर्ट। सिंपल, सो सिंपल है यार ये कॉन्सेप्ट। जिस कोई अगर आप स्क्रीनशॉट लेना या खुद साथ बना रहे हैं तो बेटर है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि एटीपी जो ट्रांसफ़र हो मतलब जो NADH और FADH से जो एटीपी बन रही है ना, मतलब बच्चों को पता है कि 4 प्रोटॉन से जो है ना वो एक एटीपी का मालिक्यूल बनता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। आप देखिए NADPH को अगर मैं देखूँ तो 2 यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये मतलब टोटल कितने हैं, 4 4 8 और 10 जो है ना प्रोटॉन की पंपिंग के अंदर NADH इन्वॉल्व है। अब देखो, हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू 1 ATP है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, मतलब 4 4 8 और 2 10 प्रोटॉन है, 10 हाइड्रोजन है, तो कितने एटीपी बनेंगे, 4 4 और 2, 10 प्रोटॉन है ना, 4 से 1 एटीपी, फिर 4 से 1 एटीपी और फिर 2 है ना, तो मतलब हाफ एटीपी बनेगा, पूरा एटीपी नहीं बनेगा। तो मतलब 1 2 और आधा कितना हो गया, 2.5 ATP जो थे ना वो एक NADPH से बन जाएंगे। NAD मतलब एक NADPH जो होता है ना वो कितनी ATP देता है, 2.5, हाँ मतलब 2.5 ATP देता है, ऐसे ही है, ठीक है। हम कैलकुलेट करने के लिए 3 कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 1 NADPH 2.5 ATP देता है। अगर हम FADH2 की बात करें तो देखें ये हाइड्रोजन जो है मैंने कहा था ये इसके अंदर FADH का कोई काम नहीं है, तो FADH का फिर काम कहाँ पे है, ये 4 और ये 2 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन कोई पंपिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं कह सकता हूँ 1 FADH2 जो था ना वो कितनी ATP देगा, मतलब उसने ATP देने हमारे पास 6, ये 6 प्रोटॉन उसने कन्वर्ट किए थे ना, तो 4 से 1 बनता है और 2 से आधा बनता है, 1 ATP और हाफ ATP, तो 1 और हाफ कितना होगा, 1.5 ATP जो था ना वो एक FADH2 देता है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करके देख ले, या 10 को डिवाइड कर लो 3 हिस्सों में और 6 को डिवाइड कर लो 2 हिस्सों में, तो आपके पास ATP आ जाएगा। आपने याद रखना 4 हाइड्रोजन से 1 ATP बनता है, बस। ये था सारे का सारा रिस्पिरेटरी चेन से मुतल्लिक कंसेप्ट। अब इनके जो है ना वो मैं बताना है कि इनके इनहेबिटर्स कौन कौन से हैं, बहुत ईजीएस्ट वे में। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी अभी नेक्स्ट में जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि ईजीएस्ट वे में किस तरह याद करने हैं इसके इनहेबिटर्स, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।